तो वक्त हो गया है स्विच बुलेटिन का। स्विच बुलेटिन एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जहां न्यूज फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होता है। इस बुलेटिन में आपको स्विच के ओरिजिनल कंटेंट की एक झलक मिलती है। यहाँ आधे घंटे में हम आपको जो खबरें दिखाएंगे वैसी ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप स्विच के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। लोकल, ट्रेंडिंग, नेशनल, इंटरनेशनल और तो और सोशल इश्यूज पर हम यहाँ सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि मामला कब, कैसे और क्यों हुआ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का स्विच बुलेटिन। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मैं हूं सिमरन। आपने बीते 24 घंटों में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिसाइल्स और रॉकेट्स की वीडियो देखी होगी जो ईरान ने इजराइल पर बरसाई है। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश क्यों की, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। गरिमा, क्या ईरान को इस बात का इल्म नहीं होगा कि उसके एक्शन से उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं, उस पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं? ईरान ने इजराइल के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला? ईरान और इजराइल के बीच क्या विवाद है? जानिए विस्तार से तरुण की इस वीडियो में। 1 अक्टूबर की रात को इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी किए। ऐसे ही एक बयान में IRGC ने कहा कि ये हमले 2 लोगों की मौत के जवाब में किए गए थे। इन 2 लोगों में IRGC के कमांडर अब्बास निल फोरोशान और हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह जैसे नाम शामिल हैं। दोनों ही लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर को हुए इजरायली हमले में मार दिए गए थे। ईरान का कहना है कि ये हमले हमास के मुखिया रहे इस्माइल हानियेह को मारे जाने के बदले में भी किए गए थे। हानियेह की जुलाई महीने में ईरान में तब हत्या कर दी गई थी जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने ईरान गए थे। इस हत्या का शक इजराइल पर है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में ईरान के एक अधिकारी ने कहा कि इन हमलों का आदेश सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई ने दिया था। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बताया कि इजराइल 1948 में एक देश बना, तब से ही ईरान पर यह आरोप है कि वो जो उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है, ऐसे संगठनों के जरिए इजराइल के अस्तित्व पर संकट खड़ा करने के आ रहे हैं। इन्हीं में से एक संगठन हमास ने करीब 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमले किए थे। उस हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज़्यादा लोगों को किडनैप कर लिया गया था। हमास द्वारा ऐसा हमला करवाने का आरोप भी ईरान पर लगा। इस आतंकी हमले के जवाब में इजराइल ने 1 साल तक गाजा पर हमास के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की, चलाते रहा इजराइल, उसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि 1 साल तक चले इस कैंपेन के दौरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल के नाक में दम किए रखा। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास के मुखिया हानियेह को इसी साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में मार गिराया। और 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के 32 साल तक मुखिया रहे हसन नसरल्लाह को भी इजराइल ने मार गिराया। ऐसे हमलों में ईरान के एक अधिकारी भी मारे गए। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ऐसे हमले के बाद इसकी पूरी आशंका है कि इजराइल भी जवाबी हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि वैसे भी इजराइल ये मानता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है। और सालों से इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज के जरिए ईरान हमला करवाता रहा है। इस तरीके के एलिगेशंस ईरान पे लगते रहे हैं। ऐसे में वेस्ट एशिया में लंबी अशांति रहने का डर है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत दिए गए बयान में ये कहा कि ईरान ने जो किया है उसके परिणाम गंभीर होंगे, बहुत गंभीर होंगे। और इजराइल का कहना है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो इजराइल पर हमला करता है उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है। ऐसे बयानों के बीच वेस्ट एशिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। गरिमा, 180 मिसाइल्स की बौछार ईरान ने की। इसके बाद सबके मन में एक ही सवाल आया कि आखिर इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा। वैसे अगर डिफेंस की बात करें तो इजराइल एक काफी ताकतवर देश है, लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से वहां पर मिसाइलों की बारिश हुई है उससे तो ये तय है कि इजराइल को भी खासा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये जानते हैं सोबान की इस वीडियो में।
इजराइल और हमास के युद्ध को लगभग 1 साल होने वाला है। गाजा पट्टी को इजराइल लगभग तहस नहस कर चुका है, लेकिन अब यह युद्ध बड़ा होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में अटैक के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमला किया था, फिर यमन के हुती पर भी हमला किया। इन सब मिलिटेंट ग्रुप्स को ईरान का सपोर्ट था। इन सभी ग्रुप्स को ईरान बैक करता है, जिस पर इजराइल लगातार हमले करते आ रहा है। ऐसे में अब खबर आती है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया है। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती हैं। इजराइल की तरफ से बयान आता है कि उसके अपने डिफेंस सिस्टम से काफ़ी हद तक ईरान के अटैक को काबू में कर लिया गया है, और उसने पहले भी इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ईरान के इस हमले से क्या इजराइल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है? पहले ईरान के अटैक को समझते हैं कि कब और क्या हुआ। ईरान की तरफ से लगभग 180 मिसाइलें फायर की गईं। इजराइल की सेना का मानना है कि यह हमला अप्रैल में हुए हमले से थोड़ा बड़ा है। वजह साफ है क्योंकि इस हमले में करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और 30 क्रूज मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थीं। ये अप्रैल की बात है। इजराइल की टीवी पर 1 अक्टूबर को शाम करीब 7:45 पर इजराइल के तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें हवा में दिखाई देती हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल होता है। वैसे इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें से ज़्यादातर गाइडेड जो मिसाइल्स थीं उनको डिफेंस सिस्टम के जरिए हवा में ही मार गिराया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि इजराइल के कुछ मिलिट्री बेसिस को मिसाइलों से नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान की IRGC यानी कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से कहा गया है कि 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं। उसका यह भी कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से किसी के भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो दुनिया भर में इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आपने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा। ये शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट्स होते हैं उनको ही हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है, जहाँ ज़्यादातर हमास या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दागी मिसाइलें जो होती हैं उनको गिराता आया है। इसी तरह से डेविड स्लिंग है जो US इजरायली मैन्युफैक्चर सिस्टम है। मीडियम रेंज की जो मिसाइलें होती हैं उनको गिराने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी गिराया जा सकता है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। अब इजराइल में कितना नुकसान हुआ है वो भी यहाँ पर समझते हैं। तो ईरान ने इस अटैक को नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। इस हमले के बाद ईरान के सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे इजराइल को लेकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज़्यादा 5th जनरेशन F-35 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसी तरह एक और पोस्ट में लिखा गया है कि ईरान के हमले से नेवातिम एयर बेस में कई F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दूसरे बेस हिज्जिरिम में F-15 को नष्ट कर दिया गया है। ये वॉर प्लेन रोज़ाना गाजा और लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान ने उनमें से कई को नष्ट कर दिया है। अब ये सब सिर्फ दावे हैं, सच्चाई क्या है ऑफिशियली इसका पता अभी तक नहीं लगा है। इजराइल ने तो एक भी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत हुई है, इसकी खबर मिल रही है। ये भी किसी मिसाइल के टुकड़े के लगने से उसकी मौत हुई है। यह मीडिया रिपोर्ट में सामने बात आ रही है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इजराइल के PM नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने यह हमला करके बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमारे पास योजनाएं हैं और हम उस जगह और वक्त पर कार्रवाई करेंगे जो हम तय करेंगे। ईरान की IRGC ने इस पर कहा कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान का जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा विनाशकारी होने वाला है। वैसे US पहले ईरान को चेतावनी दे चुका था कि अगर उसने इजराइल पर अटैक किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है और अब यहाँ पर इजराइल अगर वापस अटैक करता है या फिर US की तरफ से अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो इसका खामियाजा क्या दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रही तबाही को देखते हुए अब ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी, एक जो इजराइल के साथ है और दूसरी जो इजराइल के खिलाफ है।
अब जब दो हिस्सों में बटेगी दुनिया तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत का क्या स्टैंड है और इस सब का जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए तरुण के इस वीडियो में। שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. The United States is fully supportive of Israel. 1 अक्टूबर की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 180 मिसाइलों से हुए हमले के बाद पहली बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम करता नहीं दिखा। कई मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों में जाकर गिरती नजर आईं और इजराइल पर हुए ऐसे हमले के बाद पूरी दुनिया के कई देशों ने ईरानी हमले पर बयान देकर अपना स्टैंड साफ किया है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं भारत से। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। 2 अक्टूबर को जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि भारत पश्चिमी एशिया में बढ़ती असुरक्षा की स्थिति से बेहद चिंतित है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, नागरिकों की सुरक्षा ध्यान में रखने की अपील की है। आगे कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके का संघर्ष हो रहा है वो और बड़ा मत हो जाए। भारत ने आग्रह किया है कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाए। ईरान के ऐसे हमले के दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका में हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते ऐसे तनाव पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश किसी तरह का कदम उठाने के दौरान जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनको ध्यान में रखे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था वो एक आतंकी हमला था। ताज़ा हालात पर उन्होंने कहा कि भारत ये समझ सकता है कि इजराइल को जवाब देना है, लेकिन किसी तरीके की जवाबी कार्रवाई में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज और नागरिकों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री का। अगर इजराइल की बात करें तो ईरानी हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल पर हमला करता है उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ता है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के तुरंत बाद अमेरिका ने बयान जारी करके अमेरिकी सैन्य ताकतों से इन्हें मार गिराने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे जुड़े बयान में कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ नेशनल सिक्योरिटी टीम की एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक पर बात हुई। इस पर बात हुई कि ऐसे हमले के खिलाफ अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने को तैयार है। वो वेस्ट एशिया में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा को भी तैयार है। No mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. वहीं बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान ने कहा है कि ईरान ने जो किया है उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन की बात करें तो 6 दिन पहले इसने ईरान को सपोर्ट करने से जुड़ा एक बयान दिया था। हालांकि जो ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जो ईरान का ताज़ा हमला है इजराइल पे, इसके ऊपर चीन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ताज़ा मामले पर रूस का कहना है कि वेस्ट एशिया में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो पॉलिसी है वो फेल हो गई। इसके फेल होने की वजह से इलाके में टेंशन बढ़ रही है। रूस की तरफ से यह बयान उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाराखोवा ने दिया है। कुछ दिन पहले भी रूस ने ईरान के समर्थन की बात कही थी। दोनों एक दूसरे को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को ईरान ने ड्रोन्स दिए हैं, लगातार ड्रोन्स ईरान देता रहा है। वहीं अमेरिका से सटे एक और बड़े देश कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में ईरान की निंदा की। ईरानी हमले को निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डालने वाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा इस हमले के खिलाफ इजराइल के बचाव करने के अधिकार का समर्थन करता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील को कनाडा ने दोहराया है। कनाडा की तरह ही ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया उसकी निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज का कहना है कि जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है
ऑस्ट्रेलिया ने भी तनाव कम करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज की तरह ही ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ऐसे हमले से इलाके में तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे ही तनाव के डर से जुड़े एक ट्वीट में एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने भी हमले की निंदा करते हुए डी एस्केलेशन की बात कही है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रही हिंसा की वो निंदा करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने युद्ध विराम की अपील की है और इन तमाम देशों के रिएक्शन से साफ है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के अलावा बाकी के तमाम देश यही चाहते हैं कि वेस्ट एशिया का पूरा इलाका तेज़ी से शांति की ओर लौटे, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा। वैसे बहुत हो गई लड़ाई, युद्ध और मिसाइल्स की बात, अब थोड़ी भक्ति भावना की बात कर लेते हैं। लेकिन भक्ति भावना की बात भी करें तो कैसे करें? आजकल तो भक्ति भावना को भी लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। वेल, कंट्रोवर्सी से तो आजकल भगवान भी दूर नहीं रह पा रहे और अब साईं बाबा भी इस कंट्रोवर्सी में है। विवाद चल रहा है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। इस विवाद को डिटेल में समझिए हमारी इस वीडियो में। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें साईं के लाखों करोड़ों भक्तों का दिल तोड़ सकती हैं, उन्हें दुख पहुंचा सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह साईं बाबा की प्रतिमा को कपड़े से लपेटकर हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं वाराणसी से, जहां के कई मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। वाराणसी के कई मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों का विरोध किया जा रहा है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति के खिलाफ मेनली दो हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है। एक है सनातन रक्षा दल और दूसरा ब्राह्मण सभा। इनका दावा है कि अब तक करीब 14 मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई हैं। वाराणसी का एक फेमस मंदिर है बड़ा गणेश मंदिर। अब खबर आई है कि यहाँ से भी साईं बाबा की मूर्ति इन संगठनों ने हटा दी है। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें। इन संगठनों का दावा है कि अभी भी कई और मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटानी बाकी है। उनका कहना है कि साईं बाबा एक मुस्लिम संत थे, इनका नाम चांद बाबा है। सनातन धर्म में इनकी पूजा नहीं हो सकती। हर सनातनी मंदिर, हर सनातनी धर्मी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों से आपको पूजना है, अपने घर में ले जाकर पूजिए। भाई किसी मजार मस्जिद या मजार से उठा लाइए, अपने घर में लग के पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मस्थलों पे कोई एक ऐसा निर्माण न कीजिए जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि ये लोग साईं बाबा के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात के खिलाफ है कि साईं बाबा की प्रतिमा मंदिर में है और वहाँ उनके सनातन धर्म के अनुसार पूजा भी हो रही है। उनके पूजन अर्चन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका वह मंदिर कहीं भी स्थापित करके अलग से जो है वह पूजन अर्चन करें और हमारे सनातन के मंदिरों में ना रहें, इसलिए हम लोगों ने हटाने का जो है निर्णय लिया। साईं बाबा को लेकर ऐसा विवाद पहली बार नहीं हुआ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की मुहिम छेड़ी थी। खूब विवाद हुआ था। साईं को सनातन के पैरेलल खड़ा करने की साजिश बताई गई थी। अब फिर से साईं विवाद का जिन बाहर आता दिख रहा है। विरोध करने वालों की दलील है कि सनातन धर्म में साईं की पूजा का कोई विधि विधान नहीं है। शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मंदिर के आसपास इनकी मूर्ति नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि असल में साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। ये माना जाता है कि साईं बाबा ने जीवन भर किसी एक धर्म को विशेष रूप से नहीं अपनाया। उनके फॉलोअर्स उन्हें एक संत मानते हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लिए बराबर थे। साईं बाबा का जन्म स्थान और उनके माता पिता के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे ये पता चले कि ये किस धर्म से जुड़े थे। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक मत ये कहता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरे गाँव में 28 सितम्बर 1835 को हुआ था। साईं बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में भी बिताया था। एनबीटी में ही छपी रिपोर्ट में लिखा है कि मान्यताओं के अनुसार साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले साल 1854 में दिखाई दिए थे। जिस वक्त वो शिरडी पहुंचे उस समय वो किशोरावस्था में थे। जब लोगों की उन पर नजर पड़ी तो वो नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। इसके बाद से अचानक वो शिरडी से गायब हो गए। फिर एक बार फिर वो शिरडी में चांद पाटिल नाम के व्यक्ति की बारात में आए और उसी बारात के साथ साईं बाबा एक बार फिर शिरडी पहुंचे। इसके बाद वो शिरडी के साईं बाबा कहलाने लगे।
दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार साईं शब्द फारसी का है जिसका मीनिंग होता है संत। उस समय आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था। शिरडी में जिस मंदिर के बाहर साईं बाबा रहते थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। पुजारी को वो मुस्लिम फकीर ही नजर आए। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है तभी उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा और वहीं से उनका नाम पड़ा साईं बाबा। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम मानते हैं क्योंकि उनका जो रहन सहन और शब्दावली थी उसमें इस्लामी प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में अक्सर अल्लाह मालिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस्लामी विचारधारा को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ साईं बाबा हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते थे, जैसे कि भगवान की पूजा और कई हिंदू देवताओं का सम्मान करना। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी किसी विशेष धर्म का पालन करने की सलाह नहीं दी। उनकी विचारधारा के अनुसार सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, मानवता की सेवा और ईश्वर से जुड़ाव। फिलहाल वाराणसी से आई इस घटना पर राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस कदम को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। इजराइल से लेकर ईरान तक, हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक, अमेरिका से लेकर अपने बनारस तक, सबकी डिटेल्ड एक्सेल शीट निकाली हमने आज के स्विच बुलेटिन में। एंड आई होप इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के दौरान आपने चैनल स्विच करना तो छोड़ पलके भी नहीं झुकाई होंगी। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलेगी आपको स्विच के YouTube, Facebook और Instagram पर। सो कीप वॉचिंग स्विच।